Hello everyone, welcome to the Manu Law classes in the session of daily news analysis. Today is 24th of August 2024. I am Naresh Sharma and going to discuss with you the current affairs of the day. First of all, we are going to have some questions from the previous day session. So first of all, have the question: Bangladesh blamed a dam in India for floods. This dam is located in which state? बांग्लादेश की जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट है वहां के ऑफिशियल्स ने इंडिया को ब्लेम किया कि बांग्लादेश में जो फ्लड आया है बहुत सारे लोगों की उसमें डेथ हुई है और उसके लिए इंडिया का एक डैम है वो रिस्पॉन्सिबल है. सो फाउंड द स्टेट जहां पर ये डैम सिचुएटेड है. सो दिस डैम इज लोकेटेड इन त्रिपुरा. ये डैम त्रिपुरा का एक डैम है. अनदर क्वेश्चन: बांग्लादेश ने जिस डैम को ब्लेम किया क्या उसका नेम है? तो दैट इज डम्बर डैम. जो डम्बर डैम है उस डैम को जो कि त्रिपुरा में लोकेटेड है उसी को इन्होंने ब्लेम किया है. फिर बाद में इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस पर अपना कमेंट दिया दैट हमारे डैम की वजह से ऐसा नहीं हुआ. द सिचुएशन ऑफ फ्लड वाज promoted by the natural events like huge amount of rainfall in the nearby regions, or that was the reason for the floods in Bangladesh. Which state government has introduced a bill to repeal the 89-year-old Muslim Marriages and Divorce Registration Act of 1935, citing concerns about misuse and child marriage? सो रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट के एक स्टेट ने इस पर एक बिल इंट्रोड्यूस किया है. जो इस बिल को जो पहले से पुराना जो एक्ट था उसको रिपील कर दिया जाएगा, जिसमें इश्यू क्या था कि जो मैरिज होती थी या जो है डाइवोर्स के इश्यूज होते थे दोनों का ही रजिस्ट्रेशन किसी इमाम के पास में होता था, ना कि किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के यहाँ पे. सो इट मीन्स जो उनके सोसाइटी के अपने ही रिलीजियस लीडर्स हैं वो उसका रजिस्ट्रेशन करते थे और उसकी वजह से बहुत सारी चाइल्ड मैरिजेस होती थी. गवर्नमेंट के पास में डेटा भी नहीं आता था. सो ऐसी चाइल्ड मैरिज वगैरह इन सबको रोकने के लिए ये गवर्नमेंट एक बिल लेकर के आई है और वो गवर्नमेंट है असम की. सो दिस वाज द आंसर. अब देखो आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूं बिकॉज यूक्रेन और रशिया का वॉर पहले से चल रहा है और अभी रिसेंटली इंडिया की विजिट हुई है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की विजिट हुई है यूक्रेन के लिए. अब आपके लिए मेरे पास क्वेश्चंस हैं जो आप बताएंगे मेरे को यूक्रेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस. ये आपके लिए होमवर्क है. When did Ukraine became independent from the Soviet Union? सो यूएसएसआर का ही पार्ट हुआ करता था यूक्रेन एक टाइम तक. आपको बताना है कि वो कौन सी ईयर है जब यूक्रेन यूएसएसआर से जो है इंडिपेंडेंट हो गया था. सो आपको इसमें से ऑप्शन बताना है कमेंट्स में और ये आज सारे बच्चे बताएंगे मेरे को कमेंट्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रीजन इन ईस्टर्न यूक्रेन एक्सपीरियंस्ड अ सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी इन 2014. देखो ये जो 2014 है यूक्रेन और रशिया के बीच में बहुत बड़ा एक ऐसा एक इंपॉर्टेंट ईयर था जिसके बाद यूक्रेन और रशिया के जो रिलेशंस हैं बहुत सीवियरली जो है अफेक्टेड हो गए थे नेगेटिवली. अब आपको बताना है कि वो कौन सा रीजन था जिसमें सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है हुए, वहां पर इंसर्जेंसी हुई. जैसे इंडिया में जम्मू कश्मीर का जो हमारा रीजन है पीओके की अगर हम बात करें तो वहां पर भी इंसर्जेंसी के जो मूवमेंट्स हैं वो चलते रहते हैं. एक टाइम हुआ करता था जब ये जो इंसर्जेंसी अपने पीक पर होती थी और इंडिया की नाक में दम कर रखा था. कुछ वैसी ही सिचुएशन यूक्रेन और रशिया के बीच में रही. वहां का एक बेसिन था, इसमें से एक रीजन था जहां पर इंसर्जेंसी मूवमेंट हुए थे 2014 में. फिर उसके बाद रशिया ने अटैक किया किस पर? यूक्रेन पर, और उसके एक रीजन को पूरी तरह से अनेक्स कर लिया. सो आपको वो रीजन बताना है. अनोदर Which country annexed Crimea in 2014? So 2014 में यूक्रेन का कौन सा रीजन था जिस पर यूएसएसआर ने मींस रशिया ने अटैक किया और उसका अनेक्सेशन कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. Which organizations have pledged
टू सेफगार्ड द इंटेग्रिटी ऑफ यूक्रेन्स बॉर्डर। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, किसने कहा कि भाई हम आपकी इंटेग्रिटी, जो बॉर्डर की इंटेग्रिटी है, सिक्योरिटी है, उसको हम सेव कर लेंगे आपके लिए। सो इसमें से दो हैं और जिन्होंने इसके लिए कहा था, ठीक है। लेकिन जब हमने ग्राउंड रियलिटीज देखी तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला। मींस जो यूक्रेन है उनकी बातों में आकर के रसिया से डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व हो गया, और अभी तक कोई भी कंट्री, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली यूक्रेन और रशिया के वॉर को स्टॉप करवाने के लिए ऑन ग्राउंड हमको नहीं दिखाई देती। तो यहाँ से एक बात हमको ये भी समझ में आती है कि कई बार रियल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, ऑफिस की लाइफ में लोग दूसरों के कंधों पर रखकर बंदूक चलाते हैं। तो यूक्रेन के कंधे पर रख करके बंदूक चलाई किसने? उन दो कंट्रीज ने, उन दो ऑर्गेनाइजेशंस ने, जिसमें एक तो यूएसए है, क्योंकि यूएसए दुश्मन है किसका? रशिया का, और वो कभी भी नहीं चाहता है कि रशिया कभी भी डेवलप हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ यूक्रेन? तो यूक्रेन की कैपिटल सिटी कौन सी है वो आपको यहाँ पे बताना है। सो ये जो क्वेश्चंस थे आपके लिए, इनका आपको आंसर करना है। चलिए अब हम चलते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। सो टुडेज करंट अफेयर्स, अब हम अगर देखें तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की जो विजिट हुई है यूक्रेन में, वहाँ इंडिया ने भी अपने कुछ कमेंट्स दिए। जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट से उनकी बात हुई, मीटिंग्स हुई, काफी लंबी मीटिंग्स चली, तो कई बार ये कहा गया कि साहब जो है इंडिया तो न्यूट्रल है, न तो यूक्रेन के साथ है न रशिया के साथ में। तो देखो इंडिया ने क्या अच्छा आंसर दिया मोदी साहब ने, वी आर नॉट न्यूट्रल, हम न्यूट्रल नहीं है, इंडिया इज ऑन द साइड ऑफ पीस। आप अगर इस आर्टिकल को डिटेल में पढ़ोगे तो वहां दिखेगा वो कह रहे हैं कि इंडिया कभी भी न्यूट्रल नहीं रहा है, इंडिया हमेशा किसी न किसी की साइड लेता है, और इंडिया ने साइड ली है किसकी? पीस की। इट मींस हम पीस के साथ हैं, ना हम यूक्रेन के साथ हैं, ना हम रशिया के साथ हैं, हम पीस के साथ में हैं, और हम इस सिचुएशन को हैंडल करवाना चाहते हैं डेलिब्रेशन के थ्रू, टॉकिंग्स के थ्रू, डिप्लोमेसी के थ्रू। हम ये नहीं चाहते कि ये जो वॉर है वो कंटिन्यूसली चलता रहे। फिर यहाँ कहते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर कि भाई Kyiv marking the first visit by an Indian Prime Minister to Ukraine since its independence in 1991। आपको ऊपर के क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। अपनी इंडिपेंडेंस से अगर हम बात करें तो 1991 से पहली बार इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर गए हैं। हमने कमिटमेंट वहां पर किया है, मोदी जी ने कमिटमेंट किया कि देखो हमारा कमिटमेंट पीस की तरफ है, और हम वो सारे एफर्ट्स करेंगे जिससे कि यूक्रेन और रशिया के बीच में पीस हो जाए। एग्रीमेंट्स भी हमारे कई सारे यहाँ पर साइन होंगे, जिसमें इंक्लूडेड है कि ह्यूमैनिटेरियन एड की बात, हाई कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, एग्रीकल्चर, कल्चर कोऑपरेशन और ड्रग रेगुलेशन, इन पर हमारे कई सारे एग्रीमेंट वहाँ पे साइन हुए हैं, जिसके थ्रू इंडिया और यूक्रेन के बीच जो कोऑपरेशन है वो इंक्रीज होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई यूक्रेन और रशिया दोनों ही हमसे काफी दूर हैं, फिर इंडिया का क्या रोल है? तो देखो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में इंडिया का बड़ा रोल है। मोदी और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि देखो इंडिया पूरी तरह से विलिंगनेस उसकी है कि हम हेल्प करें इस कॉन्फ्लिक्ट को एंड करने में, और सपोर्ट करेंगे हम पीस के इनिशिएटिव्स में, जो हमारे से बनेगा हम करेंगे, व्हाट एफर्ट्स वी कैन मेक। ह्यूमैनिटेरियन ट्रिब्यूट की बात की, सबके लिए बच्चों की डेथ हुई, वहां पे डिस्कशन हुआ, इकोनॉमिक इम्पैक्ट पर भी हुआ, ठीक है। बाकी फिर एक्सटेंडेड टॉक्स भी हुई, इसके बाद की जो बातचीत होती है बहुत सारी हुई। इस विजिट से ये तो क्लियर हो जाता है कि इंडिया अब किसी एक कंट्री के साथ में, किसी एक ब्लॉक के पीछे चलने वाला कंट्री तो नहीं है। अदरवाइज ऐसा होता तो इंडिया को डर होता कि अगर हम रशिया की विजिट करेंगे तो यूएसए नाराज हो जाएगा, यूरोप नाराज हो जाएगा, अगर हम जो है यूक्रेन की विजिट करते हैं तो रशिया नाराज हो जाएगा। इंडिया अपने उस पोस्चर को, अपने स्टेटस को अब इस तरह से दिखा रहा है कि वी आर ऑल्सो द प्लेयर इन द ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, हम उसमें प्लेयर हैं, हम किसी के पीछे चलने वाली कंट्री नहीं है, और वो हमको क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अनिल अंबानी एंड 24 अदर्स बैंड बाय सेबी, फाइन 624 करोड़ का फाइन लगाया है। सेबी आप जानते होंगे स्टेट जो है
सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अभी उसके बारे में भी हम बात करेंगे, उन्होंने फाइन लगाया है जिसमें अनिल अंबानी इंक्लूडेड है और भी बहुत सारी फर्म्स और पीपल इसमें इन्वॉल्व थे। इसमें मैटर था कि शेयर मार्केट में फंड्स को इधर से उधर ट्रांसफर करने का, और उसको लेकर के इन पर बैन लगा दिया कि आप अब आने वाले कई ईयर्स तक सिक्योरिटी मींस जो शेयर मार्केट है उसमें कोई काम आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो यहाँ से मैं आपको एक बात और कहूँ कि कई बार क्या होते हैं, बहुत सारे लोगों को आपने भी देखा होगा कि उनको लगता है कि शेयर मार्केट में पैसा लगा करके आपके पास में 2-4-10 लाख रुपए हैं और उसको आप अचानक से लगा करके बहुत तेजी से करोड़पति अरबपति बन जाएंगे, 4 गुना 10 गुना 100 गुना उस पैसे को कर लेंगे। वैसा नहीं है ना। शेयर मार्केट में पीछे बैकग्राउंड में बैकएंड में ऐसे ऐसे झोल चलते रहते हैं, ऐसे ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज, ऐसे ऐसे कॉन्स्पिरेसीज चलती रहती हैं कि जो छोटा इन्वेस्टर है वो डूब जाता है, हमेशा उसको लॉसेस ही होते हैं। कभी कभी उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है, जिससे कि उसका जो ग्रीड है, उसकी लालच है, वो उसमें बनी रहती है। मैं पर्सनली ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिसमें शेयर मार्केट में जिन्होंने लाखों रुपए करोड़ों रुपए अपने लूज कर दिए, खो दिए उनके, बिकॉज स्टार्टिंग में तो उनको ऐसा लगा था कि बहुत सारी इनकम हमारी हो रही है तो अब हम तो इसमें पैसे लगा करके बहुत करोड़पति हो जाएंगे अचानक से। नेक्स्ट हमारे पास में अब हम पॉइंट की बात कर लें कि बिकॉज सेबी जो है काफी टाइम से न्यूज में है, तो सेबी को थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये कैसी बॉडी है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या होती है स्टैट्यूटरी बॉडी? जो पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर के किसी एक्ट के थ्रू उनको बनाया गया हो, उनको हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। इसको एस्टैब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1992 में। किस लिए? टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया। इंडिया में जो सिक्योरिटीज की मार्केट है उसको रेगुलेट करने के लिए, और ये एपेक्स बॉडी है इस मामले में, रेगुलेट करने में। मींस इसके ऊपर फिर कोई और बॉडी नहीं है। अथॉरिटी फॉर द सिक्योरिटीज मार्केट में इट एम्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड प्रोमोट डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ में धोखा ना हो, उसको लेकर के ये हमेशा उनको प्रोटेक्ट करती है। इट एंश्योर्स फेयर एंड एफिशिएंट प्रैक्टिसेस इन द सिक्योरिटी मार्केट। मींस उसमें अच्छी प्रैक्टिसेस हो, किसी के साथ में फ्रॉड ना हो, घोटाले ना हो। जैसे कि आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा हर्षद मेहता वाला जो स्कैम था। इसमें कुछ और पॉइंट आपको बता देता हूं बेसिक में कि फुल फॉर्म ये हो गई इसकी। कब स्टैब्लिश हो रहा है ये? 1988 के समय पर इसका फॉर्मेशन हुआ, बाद में एक्ट वगैरह आया, वो एक अलग बात है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? मुंबई में है। और सबसे बड़ी बात इस समय आपके लिए क्या है कि इसका फर्स्ट टाइम कोई महिला इसकी चेयरपर्सन बनी है। फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन ऑफ सेबी, दैट इज माधवीपुरी बुच। तो ये उनकी चेयरपर्सन है। एक पॉइंट और ले लेते हैं कि इसके 4 रीजनल ऑफिसेज हैं। कहाँ कहाँ पे? न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद। ये इसके रीजनल ऑफिसेज हैं, रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं। चलिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं। आरबीआई की रीजनल ऑफिस कहाँ कहाँ पर है? ये आप बता दीजिए मेरे को कमेंट्स में, अगर आप बता सकते हैं तो। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं कि इफ इंडिया चेंजेस स्टांस पुतिन विल एंड वॉर से जेलेंस्की। देखो इंडिया का आप अब लेवल देखिए ग्लोबल पॉलिटिक्स में। जेलेंस्की ये कह रहे हैं कि इंडिया अगर हमारा थोड़ा सा साथ दे, इंडिया अपना स्टांस चेंज कर दे, तो पुतिन पर प्रेशर बन जाएगा और ये वॉर जो है वो एंड हो जाएगा, वॉर जो है खत्म हो जाएगा। अब इसका इन्होंने जो कहा, जो बातें इनकी हुई, मैं उनको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जेलेंस्की का कहना था कि देखो इंडिया का अभी जो स्टांस है वो क्लियरली वॉर के अगेंस्ट में नहीं दिखाई देता। वो रशियन प्रेसिडेंट के साथ में मीटिंग भी करते हैं और उनके साथ बहुत बड़ा ऑयल ट्रेड हमारा उनका चल रहा है, मींस इंडिया और रशिया का। सो इंडिया को चाहिए कि उस ऑयल की ट्रेडिंग को बंद कर दे, ऑयल ना परचेज करे किसे? रशिया से। अगर इंडिया ऑयल परचेज नहीं करेगा रशिया से, तो उसका रिजल्ट ये होगा कि रशिया पर इकोनॉमिक प्रेशर बनेगा और शायद फिर वो इस वॉर को रोक दें।
प्लस जेलेंस्की सर का ये कहना भी था कि इंडिया के अदर प्रोडक्ट में भी बहुत सारी ट्रेड होते हैं, इंडिया अगर इकोनॉमिक प्रेशर बनाए रसिया पर तब भी इस वॉर को रोका जा सकता है। प्लस उन्होंने ये भी कह रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में बात कही जाती है कि पुतिन और मोदी जी के अपने पर्सनल रिलेशंस भी हैं, पर्सनल अच्छी दोस्ती बॉन्डिंग है उनकी एज ए लीडर, तो अगर वो भी थोड़ा सा इंटरवीन करेंगे तो ये वॉर रुक सकता है। ये कहा फिर उन्होंने, तो इंडिया का इन्फ्लुएंस है तो उस पर काम करें। डिस्कशन विद मोदी साहब के साथ में उनका डिस्कशन हुआ, रिक्वेस्ट की कि ऐसा हो जाए तो अच्छा है। एनर्जी मार्केट का एक्सप्लेनेशन फिर इंडिया की तरफ से किया गया कि देखो हम उनके साथ में जो ट्रेड है ऑयल का उसको अचानक से ऐसे बंद नहीं कर सकते, बिकॉज मार्केट की, ग्लोबल मार्केट की, ऑयल मार्केट की, एनर्जी मार्केट की अपनी बहुत सारी पॉलिटिकल जो सिचुएशंस हैं, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मार्केट में जो प्राइस हैं, ऑयल प्राइसेस हैं, उनकी स्टेबिलिटी, उनके अप डाउन, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, अगर हम रशिया से बंद करेंगे उसके भी बहुत सारे इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेंगे। सो इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट लाइक अ केक वॉक कि हम अचानक से अपना ट्रेड बंद कर दें और सब कुछ इजीली हो जाएगा। फ्यूचर कोलैबोरेशन की भी इनसे बात हुई कि ठीक है, फ्यूचर में बहुत सारे सेक्टर्स में कोलैबोरेट करेंगे और चीजों को सॉल्व करेंगे। एयर इंडिया फाइंड 90 लाख फॉर ऑपरेटिंग फ्लाइट टू रियाद विद रॉन्ग पायलट पेयरिंग। इंडिया ने फाइन लगा दिया किस पर, जो है इंडिया का जो डीजीसीए है उसने फाइन लगा दिया किस पर, एयर इंडिया पर। किस लिए कि इनकी एक फ्लाइट थी जो कि उस फ्लाइट में इश्यू क्या था मैं आपको बता देता हूं। देखो नॉर्मली क्या होता है कि जो पायलट होते हैं अगर वो ट्रेनी पायलट है, मींस वो ट्रेनिंग पर है, अभी उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है और उसको प्रॉपर लाइसेंस नहीं मिला है फ्लाइट में एज ए क्रू मेंबर उसको फ्लाइट को उड़ाने का एज ए पायलट का। अब हुआ क्या था इसमें कि देखो आपको मैं नियम बता देता हूं कि इशू क्या होता है कि ट्रेनी जो पायलट होते हैं जब भी ये किसी पायलट के साथ में होंगे, जब ये ट्रेनिंग ले रहे होते हैं तो इनके साथ जो को पायलट होता है, को पायलट कैसा होता है, या तो ये ट्रेनर होता है, तब अपने साथ में बगल में एक ट्रेनी पायलट को अपने साथ बिठाते हैं, या फिर ये इंस्ट्रक्टर होता है, इंस्ट्रक्टर कैप्टन होता है। ठीक है, मींस जो ट्रेनी पायलट होगा उसके साथ में या तो ट्रेनर पायलट होगा, इंस्ट्रक्टर पायलट होगा, मींस जो इन पायलट्स को ट्रेनिंग देते हैं उसी के साथ बैठ करके वो फ्लाइट को उड़ा सकते हैं, उसी को फ्लाई कर सकते हैं। हुआ क्या कि नॉर्मल पायलट, कैसा नॉर्मल पायलट, उसके साथ बिठा दिया इन्होंने किसको, ट्रेनिंग पायलट को। चलो भाई, और इसको कहां पर जो है इस, अब देखो इश्यू क्या होता है, इसमें बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि जो ट्रेनर होते हैं उनके पास में अलग तरह के कंट्रोल होते हैं, उनके पास बहुत एक्सपीरियंसेस होते हैं कि वो कैसे ऐसी सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज वो ट्रेनी है और वो ट्रेनर है, तो अलग बॉन्डिंग उनकी होती है। अब वो ट्रेनी है, दूसरा वाला नॉर्मल पायलट है और उसको ये पता ही नहीं कि ये ट्रेनी पायलट है, तो इंस्ट्रक्शन देना, अब कई बार उन छोटी छोटी मिस्टेक से जो आपकी फ्लाइट में सैकड़ों लोग बैठे हैं, सबकी जान आपके हाथ में होती है और उनकी जिंदगी से आप फिर खेल रहे होते हैं। तो इसको लेकर के एयर इंडिया पर ये जो है पेनल्टी लगाई है डीजीसीए ने, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने 90 लाख रुपए की इन्होंने जो है पेनल्टी लगाई, और ये फ्लाइट जा रही थी मुंबई से रियाद जा रही थी। ठीक है, और इनको कब जाकर के पता चला, जब ये मिडवे में थे, मुंबई से निकल गए थे और रियाद और मुंबई के बीच वाले एरिया में थे, जब मींस दोनों इक्वल सिचुएशन पे, डिस्टेंस पे, तब इनको जाकर के पता चला कि अरे यार हम तो ट्रेनी पायलट को ले आए अपने साथ में, और वहां से ये सारा काम पता चला। फिर उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी, हालांकि डेलिबरेटली, कि हमसे ये गलती हो गई है और हम ये लेकर के आ गए हैं। अब एयर इंडिया पर इससे पहले भी बहुत सारे फाइन्स लग चुके हैं और भी कई सारे मैटर्स में। ठीक है, और ये तो आई थिंक 5वां 6वीं बार 4थी बार हुआ है ऐसा कि इन्होंने ऐसी गलती की है, तो इन पर इन्होंने क्या लगा दिया, फाइन लगा दिया।
ठीक है, ये सब आप यहाँ पर पॉइंट देख सकते हैं। हालांकि इसकी एक रिपोर्ट जो है मिली इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेशन की, तब के बाद वो उन्होंने सोशल मीडिया मींस जो है नॉर्मल पब्लिक में उसको शेयर नहीं किया, लेकिन इशू ये था। तो देखिए आप, कई बार आपकी कोई गलती नहीं होती, लेकिन किसी और की गलती की वजह से आपकी जान चली जाती है। इसीलिए जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं, इसलिए जो मोटर व्हीकल एक्ट है, वो ऐसे बहुत सारे केसेस में ड्राइवर्स की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर रहा था। तो हमने देखा था कि ऑल ओवर इंडिया सारे ड्राइवर्स हड़ताल पर चले गए थे कि आप हम पर कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हो। तो भाई, दारू पी करके अगर आप गाड़ी चलाओगे और किसी दूसरे को मारोगे, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मर्डर की आनी ही चाहिए। सो दिस वाज फॉर टुडे एंड वी विल मीट अगेन इन द अनदर सेशन। सो बाय बाय, टेक केयर।